हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, यानी कि आपके पास एक नई यूनिट आई है जिसमें आप जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहला जो हमारा चैप्टर था जिसमें आपने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर को स्टडी किया है, आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करती रहनी है जिससे कि आप अपने टॉपिक को भूले ना। नया चैप्टर देख रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एक नया चैप्टर देखते हैं तो हम सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसे यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। चैप्टर के नाम को समझते हैं कि एक्चुअली में चैप्टर में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। आप समझते हैं प्रिंसिपल क्या होते हैं। हम समझते हैं 2 शब्दों को जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। पहला है इनहेरिटेंस एंड सेकेंड है वेरिएशन। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। जैसे कि आपने बहुत सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। आपने कहा रेस्पिरेशन हो रही है, वो भी एक प्रोसेस है। हर एक चीज जो हो रही है वो एक प्रोसेस है। या फिर आपने कहा खाना बनाना एक प्रोसेस है, ठीक है। या फिर आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस एक्चुअली में होती क्या है? एक ऐसा काम जिसको पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेप्स वहाँ पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके उस काम को करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिया है खाना बनाना। आप खाना बना रहे हैं तो उसके अलग अलग स्टेप्स होंगे, ठीक है। उसके लिए अलग अलग चीज़ें, आप अलग अलग मटेरियल आप क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, खाना पकाते हैं। इनहेरिटेंस ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को आप समझते हैं, जो हमारे गुण होते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरी हाइट है, या मैंने कहा है मेरे बालों का कलर है, या मैंने कहा है मेरे बालों का टाइप है, या फिर मैंने कहा है मेरा स्किन कलर है, या मैंने कहा मेरी जो वॉइस है, ठीक है। या मैंने कहा मेरे फेशियल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि मेरी नोज कैसी है, मेरी आंखें कैसी, मेरी आंखों का कलर कैसा है। ये सारे जो फीचर्स हमारे होते हैं इनके हम बारे में बात करें। हमने कहा कि इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारे जनक होते हैं या जो हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। हमने कहा जो जनक हमारे होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं या उनके जो गुण होते हैं वो किस में आते हैं? उनकी संतान में आते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। हमने कहा कि क्या होता है, जैसे कि आपको कहा गया होगा, आपने जब आपको कोई देखता होगा तो आपको कोई कमेंट पास कराता है या कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप अपनी माता जैसे दिखते हैं, या पिता जैसे दिखते हैं, या दादा दादी जैसे दिखते हैं, या नाना नानी जैसे दिखते हैं, या मामा मौसी जैसे दिखते हैं, या चाचा बुआ जैसे दिखते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या किया जाता है, आपके फीचर्स को देख करके आपको बोला जाता है कि आपके फीचर्स आपके किसी रिलेटिव से मैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कहा कि ये जो फीचर्स है, कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं वो मैच होते हैं। कभी कभी आपको देखते ही कहा जाता है कि आप जो है वो अपनी मदर जैसी दिखती हैं, वो आपकी अपनी मदर जैसी दिखती हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 100% अपनी मदर जैसी दिखेंगी, लेकिन क्या होता है, आपको देखते ही पता चल जाता है। आपके जो फीचर्स होते हैं, आपकी मदर के भी सिमिलर फीचर्स होते हैं या आपके फादर के भी सिमिलर फीचर्स होते हैं। आपको पहचान लिया जाता है। ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि जो कैरेक्टर थे, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर आप में ट्रांसफर हुए हैं, वो आपको मिले हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपकी जो नोज है वो शार्प है और आपके फादर जैसी है। जैसे कि मुझे कहा जाता है कि मेरी जो नोज है वो मेरे फादर जैसी है। अब ऐसा क्या हुआ, मैंने कहा क्योंकि जो मेरी नोज है वो शार्प है, क्योंकि मेरे फादर की नोज भी शार्प थी। मैंने कहा कि मेरे जो हेयर हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट हैं। तो ये जो कैरेक्टर मिला है ये भी मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। या फिर जो हमारे जितने भी फेशियल फीचर्स आप कहिए, या फिर जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे हमने आई का कलर कहा है, जैसे मैंने कहा मेरी वॉइस है या मेरी हाइट है, ये सारे जो फीचर्स हमें मिलते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। और हमने कहा इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हमने कहा इनहेरिटेंस क्या होगा
कैरेक्टर जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं तो उसे हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की जो प्रोसेस है वो इतनी इजी नहीं होती, ये आप समझते हैं क्योंकि आप रिप्रोडक्शन को पढ़ करके आए हैं, आप समझते हैं क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर समझा है। अब आपके लिए ये जो चैप्टर है वो ईजी हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है तो उससे पहले रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं वो हमें क्लियर करने होते हैं। अब हमने क्या बोला है, हमने कहा कि यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो कैसे ट्रांसफर हुए होंगे, क्योंकि हमने कहा गैमेट्स बने हैं। जब गैमेट्स बने तो गैमेट्स में क्या थे, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम क्या है, आगे जाके हम डिफरेंस देखेंगे। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इन सभी में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ये तो हम समझ गए। अब एक और नया वर्ड हमारे पास, एक और शब्द आता है इसी चैप्टर का, दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन किसे कहते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, वेरिएशन का मतलब होता है जो डिफरेंस आया है। आपने कहा ठीक है, हमारे जो हम में जो कैरेक्टर हैं वो हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, लेकिन फिर भी हम 100% अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन हम में होता है, ठीक है। देखिए फीचर्स की हम बात करें, हम अपने कह सकते हैं कि आपकी जो नोज है, आपके जो हेयर है, या आपका स्किन कलर है, आपकी जो हाइट है, ये क्या होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम में क्या होती है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। हम हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे या अपने भाई बहनों जैसे नहीं दिखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। क्या सारे ही कैरेक्टर पास होते हैं, अगर कुछ कैरेक्टर पास नहीं हो रहे हैं या कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या इसके क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वेरिएशन अगर आई है तो क्यों आई है, क्या रीजन है उसका, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स को हम समझेंगे। यहाँ पे चैप्टर की टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है और इन टर्म्स को हमें पहले समझना है। अगर आपने ये टर्म समझ लिए हैं तो चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाता है। आपने ये जो चैप्टर है या ये जो टर्म्स है ये आपने क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या होते हैं जीन या एलील या डीएनए, क्रोमोसोम, ये सारी चीजें क्या होती है, एक बार इनके बारे में हम बात कर लेंगे। आप इन वर्ड्स को देखिए कि कौन कौन से वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके इन सारे वर्ड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। आपने कहा डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड है। डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ये आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क में है। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर हम क्या देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो क्या होता है डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो हमने कहा ये डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब हमने कहा डीएनए में कुछ प्रोटीन लगी होती है जो डीएनए को क्या करती हैं, यहाँ पर डीएनए को स्प्रेड होने से बचाती हैं, ठीक है। आपने कहा एक प्रोटीन लगी होती है, और ये जो आपने कहा कि ये प्रोटीन है और ये डीएनए है, अब एक शेप में आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हम कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं हम, ये हमने कहा क्रोमोसोम है, और ये इसके अंदर हमने कहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और इसमें हमने कहा कुछ क्या होगी, यहाँ पे दो प्रकार की प्रोटीन होती है। तो ये है डीएनए, ये है हिस्टोन प्रोटीन, और इसके साथ आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। इन तीनों चीजों को मिला करके आपके पास क्या आ गया है, क्रोमोसोम आ गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। क्या समझे आप इस बात से, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए किन चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, इसमें एक प्रोटीन लगी होती है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को एक शेप देती है, यानी कि यहाँ क्या करे, डीएनए को बाइंड कर रही है, यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन होगी,
और हिस्टोन के अलावा एक और प्रोटीन होती है जिसे हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये तीनों चीजें मिल करके क्या बनाती हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जो क्रोमोसोम है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डीएनए आपका क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों चीजें मिल रही हैं, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और तीसरी चीज क्या हमने बोली, डीएनए है। ठीक है, ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं किसमें, क्रोमोसोम में। तो अब डीएनए और क्रोमोसोम का आप डिफरेंस समझे। अगर हम सिर्फ क्रोमोसोम की बात करें, अगर हम सिर्फ डीएनए की बात करें, इट मीन्स वहाँ पर सिर्फ डीएनए है, वहाँ पर कोई हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिल करके इस प्रकार के शेप में आप देखते हैं, रॉड शेप में, तो आप कहते हैं ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीन के बारे में। ये बातें आपने समझ ली हैं। अब जीन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा, आपने ये देखा है डीएनए, ठीक है, ये है डीएनए। हमने कहा जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कहिए या उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा डीएनए है। आप जिस प्रकार के दिखते हैं, आपका हेयर कलर है, आपका हेयर टाइप है, आपकी जो हाइट है, आपकी बॉडी का कलर है, या फिर आपकी आंखों का कलर है, या फिर आपके जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं, उन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन बन रही है, आपकी बॉडी में किसी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, आपकी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं, उन सभी के लिए, सभी प्रोसेस के लिए क्या है, आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो आपने कहा डीएनए के अलग अलग यूनिट अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, कह सकते हैं हमने कहा फॉर एग्जांपल डीएनए की ये जो यूनिट है, ये किसी एक गुण को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। फिर आपके पास डीएनए की दूसरी यूनिट आ गई है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी किसी दूसरे गुण को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, क्योंकि डीएनए का स्ट्रैंड बहुत लंबा होता है। क्लियर है, तो हमने कहा ये स्ट्रैंड एक गुण के लिए उत्तरदायी है, फिर हो सकता है कि ये स्ट्रैंड है, ये भी किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये भी किसी गुण के लिए उत्तरदायी है, ये भी किसी गुण के लिए उत्तरदायी होगा। तो आपने कहा डीएनए के अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, अलग अलग गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी प्रकार के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे जीन कहेंगे। क्लियर है इतनी बात कि यहाँ पर डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, और जीन क्या है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जीन हमने पढ़ लिया है, एक और हमारे पास शब्द आएगा जिसमें आप बात करेंगे किसकी, एलील की। जीन आपने पढ़ लिया है, अब आप किसकी बात करेंगे, एलील की बात करेंगे। अब जो जीन होता है वो हमेशा कैसे होता है, जोड़े में होता है। जैसे जैसे कि मैंने कहा, इस गुण के लिए एक जीन उत्तरदायी है। अब इस जीन को प्रदर्शित हम कैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये जो जीन है ये क्या है, ये है कैपिटल ए एक जीन है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर जीन हमेशा जोड़े में होगा, लेकिन ये जीन और ये जीन, ये दोनों क्या है, जीन है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एलील कहेंगे। कैसे, हमने कहा कि जो जीन्स के अलग अलग रूप आते हैं, जीन्स के अलग अलग फॉर्म्स आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एलील कहेंगे। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि मेरे जो बालों का रंग है उसके लिए एक जीन उत्तरदायी है, लेकिन मेरे बालों का रंग एक नहीं होगा, अलग अलग रंग आप देखते हैं, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर आते हैं। तो मैंने कहा दूसरा जीन ले लेते हैं, ये क्या है, एक जीन पेयर ये है, दूसरा जीन हेयर कलर के लिए ले लेते हैं। हमने कहा मेरे बालों का कलर क्या है, ब्लैक है, और उसके लिए जो जीन उत्तरदायी है वो कैपिटल बी है। लेकिन अगर क्या हो, मेरे बालों का जो रंग है वो भूरा हो, तो मैंने कहा मेरे बालों का यहाँ पर आपको क्या मिला, ब्लैक। ये ब्लैक है, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, ब्राउन है, और स्मॉल बी क्या है, मैंने कहा व्हाइट है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा आपके पास तीन प्रकार की सिचुएशन आई है, तीन कलर आए हैं बालों के, ब्लैक यानी कि काला है, ब्राउन यानी कि भूरा है, व्हाइट यानी कि, चलिए
तो हम क्या बात यहाँ पर कर रहे थे, हमने कहा 3 सिचुएशन हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी? हमने कहा कि हेयर का जो कलर है वो आपके पास 3 कलर आ सकते हैं। अब इस बात से आप क्या समझे, क्या हमारे पास बालों के कलर के लिए 3 प्रकार के जीन पेयर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास आपके बालों के कलर के लिए सिर्फ एक ही पेयर जीन होगा, 1 पेयर जीन होता है, ठीक है, एक ही पेयर होगा। या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी या ये वाली सिचुएशन आपके पास होती है। तो यहाँ पर बालों के कलर के लिए हमेशा 1 पेयर ऑफ जीन ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आ जाते हैं। आपने कहा यहाँ पर इस जीन के अलग अलग रूप आपके पास आ जाते हैं। आपने कहा कैपिटल भी हो सकता है, या कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है, या स्मॉल भी हो सकता है। आपने कहा ये सारी जो फॉर्म्स आई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील आपको क्या बताते हैं, या फिर जीन्स के जो पेयर होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, ये आपको तब समझ आएगा जब आप कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस करेंगे। तो हम बात करते हैं अब कैरेक्टर की। कैरेक्टर यानी कि गुण की, ठीक है। हमने कहा कोई गुण है, जैसे कि हेयर का कलर ही ले लीजिए। एक गुण हमारे पास आता है जैसे हेयर कलर, और हमने कहा हेयर कलर आपके पास अलग अलग प्रकार के आए हैं। ब्लैक आया है, ब्राउन आया है, आपने कहा व्हाइट आया है, ग्रे हो सकता है, जितने भी आपको कलर मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो आपके पास हेयर कलर है वो एक कैरेक्टर है, एक गुण है। ये मैं हटा दे रही हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि जीन किसे कहते हैं, ठीक है। जीन के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए या यूनिट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, यानी कि डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी गुण के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। अब आपने कहा कि जो हेयर कलर है, जो बालों का रंग है, वो एक गुण है, लेकिन बालों के क्या है? अलग अलग कलर है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये अलग गुण है कि अलग गुण, तो एक ही है, लेकिन आपके पास वैरायटी आई है उसकी, उस कैरेक्टर की। तो आपने कहा हमारे बालों का कलर कैरेक्टर है। बाल कैसे हैं? ब्लैक हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। ये तीनों क्या आपके पास आते हैं? ट्रेट आते हैं। ये तीनों आपके पास क्या आते हैं? ट्रेट आते हैं। एक चीज हुई कैरेक्टर और एक चीज हुई ट्रेट। एक हुआ कैरेक्टर और एक हुआ ट्रेट। अब मैंने कहा हाइट की बात करते हैं, तो हाइट क्या है? कैरेक्टर है। मैंने कहा यहाँ पर जो हाइट है वो टॉल हाइट है या ड्वार्फ हाइट है, यानी कि जो लंबाई है या फिर बौनापन है, वो दोनों क्या है? ट्रेट है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? अप्लाई होती हैं कि कैरेक्टर क्या होगा? कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा आपको एक टी शर्ट ले रही है। टी शर्ट एक क्या है? कैरेक्टर है। टी शर्ट में क्या है? आप टी शर्ट ही लेंगे, आप उसके बदले यहाँ पर शर्ट नहीं लेंगे, या फिर आप पैंट नहीं लेंगे, या फिर आप स्वेटर नहीं लेंगे, आप टी शर्ट ही लेंगे। टी शर्ट एक आपका क्या आता है? कैरेक्टर आता है। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि टी शर्ट आप कैसी ले रहे हैं, किस रंग की ले रहे हैं, किस डिज़ाइन की ले रहे हैं, या किस कंपनी की ले रहे हैं, वो ट्रेट आ जाते हैं। लेकिन मेन क्या है? आपका फोकस, आपका टी शर्ट में फोकस है। वैसे ही हमने कहा कि गुण क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि सेम आपने जैसे हेयर कलर पे देखा, सेम आई कलर का भी हो सकता है। आई कलर क्या है? एक कैरेक्टर है। अब अलग अलग जो कलर है वो क्या आ जाते हैं? ट्रेट आ जाते हैं। जैसे स्किन कलर हो गया है, जैसे हाइट का हो गया, आपने कहा टॉल हाइट है, ड्वार्फ हाइट है। अब मैंने कहा कि शेप, किसी चीज का शेप हम कहते हैं। शेप क्या है? एक कैरेक्टर है। अब मैंने कहा शेप कैसी हो सकती है? हो सकता है राउंड हो सकता है रिंकल्ड हो, यानी कि कुछ निश्चित आकार ना हो, यानी कि आपने कहा या तो शेप गोल हो सकती है, या आपने कहा रिंकल्ड हो सकती है, या मैंने कहा ट्रायंगल हो सकता है, या मैंने कहा स्क्वायर हो सकता है, या मैंने कहा यहाँ पर रेक्टेंगल हो सकता है। अलग अलग आपके पास शेप आती है। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं? सब शेप की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा शेप क्या है? शेप है कैरेक्टर। और अलग अलग जो आपके पास शेप आई है, अलग अलग जो आकार आपके पास आए हैं, वो क्या है? ट्रेट है। वैसे ही मैंने कहा ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर एंड ब्राउन हेयर, यानी कि काले बाल या सफेद बाल या ब्राउन बाल, तीनों किसकी बात कर रहे हैं? बालों के रंग की बात कर रहे हैं। तीनों एक ही बात कर रहे हैं, किसकी? बालों के रंगों की बात कर रहे हैं। बालों का रंग क्या है? गुण है, लेकिन अलग अलग रंग क्या है? ट्रेट है। अब यहाँ से आप एलील और जीन को समझ पाएंगे। हमने कहा जो जीन पेयर हैं, दोनों जीन पेयर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो जो जीन पेयर आपके पास आते हैं, हो सकता है कि वो एक समान ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो
और हो सकता है वो अलग अलग ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कैपिटल भी हैं, दोनों समान हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज ब्लैक। आपने कहा ये भी ब्लैक के लिए उत्तरदायी है और ये भी क्या है, ब्लैक के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये आई कि ये तो ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तो ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर आपने कहा ये ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मान लीजिए ब्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर ये दोनों जो आ जाते हैं, ये दोनों आप किसके लिए हैं, व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कोई कलर यहाँ पर नहीं बना रहे। या फिर आप ऐसे समझिए, देखिए हमने कहा दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास आती है कि ये तो ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये किसी कलर को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो हमने कहा ये व्हाइट कलर के लिए, हम इसे मान देते कि ये व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा कि यहाँ पर ब्राउन कलर अब आ गया। अब जब दोनों स्मॉल भी आए तो दोनों व्हाइट कलर के लिए क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। एक और यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा अगर हम हाइट को देखें तो हमने कहा कैपिटल टी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए यानी कि बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हमने क्या बोला, हमारे पास अलग अलग क्या आए हैं, जीन, जो जीन पेयर है उनके अलग अलग फॉर्म्स आई हैं। जीन पेयर या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तीन अलग अलग रूप आए हैं जीन पेयर के। अलग अलग जीन पेयर आपकी बॉडी में नहीं पाए जाएंगे, एक ही पाया जाएगा। हमने कहा कि ये जो है, आपने कहा है ये क्या करे, लंबाई के लिए उत्तरदायी है, ये भी लंबाई के लिए उत्तरदायी है, ये भी लंबाई के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या है, बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, और ये दोनों क्या है, बौनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो हमने कहा जो जीन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग ट्रेट है, या तो एक जैसे ट्रेट के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं या अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो एक बार क्या कर लेते हैं, जीन और एलील को पढ़ लेते हैं। आपने कहा जीन क्या है, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर जीन। मेंडल ने क्या किया है, मेंडल कौन से, ये भी आप जान चुके हैं क्योंकि आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, वहां पर आपने मेंडल की बात की है। यहाँ पर भी हम मेंडल्स के बारे में बात करेंगे, उनके वर्क के बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा मेंडल ने ये जो जीन शब्द है इसके लिए फैक्टर टर्म यूज किया है। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। आपने कहा जीन क्या है, डीएनए की वो यूनिट है, वो इकाई है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर्स की अपीयरेंस के लिए, यानी कि कैरेक्टर्स के लिए, गुणों के लिए, और इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस हमने समझा था कि गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा है एलील और एलिलोमॉर्फ। आपने कहा एलील क्या है, इट रेफर्स टू वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ अ जीन पेयर। ये एक जीन पेयर के, जीन के जोड़े के दो मेंबर होते हैं, दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, जो कि एक सेम कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, एंड लोकेटेड एट द सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो पोजीशन है वहां पर सेम पोजीशन पर पाए जाते हैं। तो आप क्या समझे, एलील को आप और अच्छे से तब समझेंगे जब आप क्या कर रहे होंगे, क्रॉस को कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या, जीन और एलील की जो डेफिनेशन है एक बार आप पढ़िए, समझिए और उसे नोट कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जीन लोकस के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा एलील को और समझ लेते हैं। हमने कहा जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक हाइट का कैरेक्टर है जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल टी है, क्योंकि जीन हमेशा क्या होते हैं, पैर में होते हैं। आपने देखा होगा क्रोमोसोम को हम कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार से, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर डीएनए होगा, और आपने कहा कि इस डीएनए में हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर जो लंबाई का गुण है वो पाए जा रहे हैं। तो एक कैपिटल टी यहाँ पर होगा तो एक कैपिटल टी यहाँ पर होगा, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। हम क्या कहते हैं कि टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जिन्हें हम कहते हैं 23 पेयर। 23 पेयर हम कहते हैं, यानी कि 23 जोड़े इस प्रकार से हमारे पास आते हैं। हमने कहा कैपिटल टी है, और हमने कहा कि ये जो जीन पेयर हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं। ये भी टॉल है यानी कि लंबा है, और ये भी टॉल है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, तो आपने कहा ये ड्वार्फ है यानी कि बौना है, और ये क्या है, टॉल है। अब दोनों जीन पेयर हैं, ठीक है, दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम है, दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन यहाँ पर क्या आपने कहा अलग अलग ट्रेट को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको कहा गया था कि एलील क्या है, जीन्स की फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, जो कि अल्टरनेटिव कैरेक्टर को क्या करती है, अल्टरनेटिव जो ट्रेट्स होते हैं उनको क्या करती है, यहाँ पे फॉलो करती है और उन्हें एक्सप्रेस करती है। और सेम आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, सेम लोकस में प्रेजेंट होंगे, जो जीन के जो पेयर होते हैं, जो एलील होंगे, ये जो एलील है वो सेम लोकस में प्रेजेंट होते हैं। तो लोकस क्या है, जीन लोकस। आपने कहा क्रोमोसोम में जो जीन की स्थिति जहाँ पर है, जहाँ पर उनकी पोजीशन है, उसे हम लोकस कहेंगे। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, जीन लोकस है, ये हाइट के जीन के लोकस हैं, जहाँ पर जीन पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, जीन लोकस कहेंगे। तो क्लियर है कि यहाँ पर जीन क्या होते हैं और एलील क्या होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने बात की है डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील, यहाँ पर कैरेक्टर और ट्रेट्स के बारे में हमने बात की है कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ आप घर से पढ़ करके आएंगे, जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव क्या होते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्या होते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं आप पढ़ करके आएंगे। जब हम यहाँ पर मैंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तब आप इन सारे जो वर्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स के जो फादर हैं यानी कि ग्रेगर जॉन मैंडल, उनके बारे में बात करेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।